नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए थर्ड ईयर, और आज अपने अध्ययन का विषय है मैसूर। और यह मैसूर का पाठ द्वितीय है, यानी इससे पहले हम एक क्लास पढ़ चुके हैं। क्लियर बच्चों? इससे पहले वाले पार्ट में मैंने जहां आपको मैसूर के राज्य के बारे में बताया था, किस प्रकार हैदर अली वहां का शासक बना और उसने अंग्रेजों से आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, और यह दो युद्ध हुए थे 1767 और 1780 में, और 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, और उसके बाद युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने संभाला। इसके बाद दोनों के मध्य मंगलोर की संधि हुई, और किस प्रकार इस संधि का भी ज्यादा दिनों तक कोई प्रभाव नहीं रहा, और अंग्रेज और टीपू सुल्तान वापस युद्ध के मैदान में आ गए। अब हम आगे पढ़ेंगे टीपू सुल्तान और मैसूर का तीसरा और चौथा युद्ध। टीपू सुल्तान यह हैदर अली का पुत्र था और उत्तराधिकारी था, और इसने किस प्रकार आगे युद्धों को जारी रखा और किस प्रकार अपने कार्य का निष्पादन किया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। टीपू का जन्म 1749 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक मुसलमान फकीर टीपू मस्तान ओलिया के आशीर्वाद से हैदर अली के यहाँ इसका जन्म हुआ, अतः इसका नाम फतेह अली टीपू रखा गया, जो इतिहास में अपनी वीरता के कारण टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टीपू शिक्षित था तथा अंग्रेजों व मराठों के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक कठोर था। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने टीपू के विषय में अनेक गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर उसे धर्मांध व अत्याचारी शासक बताने का प्रयास किया है, किंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने टीपू के संबंध में बहुत सी भ्रांतियों को दूर कर दिया। टीपू के शासक बनने के समय दक्षिण की तात्कालिक राजनीतिक स्थितियां अत्यंत ही पेचीदा थी। मैसूर के विरोधी राज्य हैदर अली की मृत्यु के बाद भी प्रबल हो सकते थे। मराठा और निजाम दोनों ही मैसूर के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहे थे, और टीपू अंग्रेजों को इस प्रकार हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था। ऐसी स्थिति में टीपू के समक्ष दो ही विकल्प थे, या तो अन्य राज्यों से राजनीतिक संबंध स्थापित करके अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता, अथवा विस्तारवादी नीति अपनाकर अपने विरोधियों को ललकारता। टीपू स्वयं सेनानायक था, अतः उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। मराठा मैसूर युद्ध, यानी मराठों के साथ भी टीपू ने युद्ध लड़ा था। मराठा मैसूर युद्ध 1785 से 87 के मध्य मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो समाप्त हो गया, किंतु टीपू और मराठों व निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की स्थिति में था। यानी टीपू मराठा और निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की स्थिति में था, क्योंकि वे बहुत से टीपू के मैसूर के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमा रहे थे या अधिकार बता रहे थे। अतः 1785 के आरंभ में उसने नरगुंड व कित्तूर पर अधिकार कर लिया, जो मराठों के अधिकार में थे। नाना फडणवीस ने अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। पश्चात नाना ने निजाम की सहायता से बादामी के गजेंद्रगढ़ के दुर्ग को जीत लिया। फिर भी टीपू की प्रशिक्षित पैदल सेना मराठा घुड़सवार सेना की अपेक्षा अधिक सफल सिद्ध हुई। इसी बीच अंग्रेजों ने मेलेट को पूना में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया तथा कुछ सेना भी पूना की ओर रवाना कर दी। टीपू ने समझा कि अंग्रेज भी उसके विरुद्ध मराठा को सहयोग देने की तैयारी करने लग गए। अतः 1787 में उसने मराठों से संधि कर ली, जिसमें दोनों पक्ष
ने जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। टीपू ने ये जान लिया, टीपू से लिया जाने वाला किराज कम कर दिया गया। टीपू ने मराठा युद्ध बंदियों को मुक्त कर दिया। अब नेक्स्ट तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्लियर बच्चों? टीपू की महत्वाकांक्षा शांत होने वाली नहीं थी। अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा तो उसे विरासत में मिली थी, यानी अंग्रेजों से उससे जो घृणा थी वो विरासत में ली थी, क्योंकि उसके पिताजी हैदर अली भी अंग्रेजों से घृणा करते थे। टर्की के सुल्तान से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए 1786 में उसने गुलाम अली खां को के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कुस्तुतनिया भेजा। यानी टीपू ने स्थानीय ही मैत्री संबंध स्थापित नहीं किए, वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसने तुर्की से सहायता प्राप्त करने के लिए गुलाम अली के नेतृत्व में तुर्की के सुल्तान से सहायता के लिए उसने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। मंडल को कुस्तुतनिया से फ्रांस जाना था तथा फ्रांसीसियों से सहयोग प्राप्त किया जा सके, यानी कुस्तुतनिया से आगे वह फ्रांस जाना चाहता था और फ्रांस की सेना सहायता भी उसे प्राप्त हो सके। 1787 में टीपू ने एक दूसरा प्रतिनिधि मंडल सीधा फ्रांस भेजा, किंतु ये दोनों मिशन असफल रहे, यानी दोनों से सहायता नहीं मिली, क्योंकि उस समय टर्की का सुल्तान रूस और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, अंग्रेजों की मैत्री पर निर्भर था और वह खुद भी अंग्रेजों की मैत्री पर निर्भर था, टर्की का सुल्तान। और फ्रांस ने भी इंग्लैंड को यह आश्वासन दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे, और फ्रांसीसियों ने भी अंग्रेजों को वचन दिया कि हम आपके विरुद्ध कोई भी उत्तेजनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। अतः वह 2 बार उसने प्रतिनिधि मंडल भेजा और दोनों में ही असफल रहा। मराठा मैसूर युद्ध से अगस्त 1786 में ब्रिटिश रेजिडेंट मैलेट ने मराठों को सैनिक सहायता का वचन दिया था, किंतु सितंबर 1786 में कॉर्नवालिस भारत आया और वह बिना उचित तैयारी के अपनी सैनिक प्रतिष्ठा खतरे में डालने को तैयार नहीं हुआ। अतः कॉर्नवालिस ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का बहाना बनाकर टीपू से मैत्री संधि की दुहाई देकर मराठों को सैनिक सहायता देने से इनकार कर दिया, किंतु कॉर्नवालिस ने टीपू से मैत्री नहीं चाहता था। कॉर्नवालिस टीपू से मैत्री नहीं चाहता था। उसने देखा कि दक्षिण में अंग्रेजों के प्रभु सत्ता स्थापित करने का यह एक अच्छा अवसर है, क्योंकि मराठे और निजाम दोनों मैसूर की शक्ति को दबाना चाहते हैं। अतः वह ऐसे अवसर की तलाश में था जिससे वह टीपू पर आक्रमण करने का उचित बहाना प्राप्त हो जाए। कॉर्नवालिस और टीपू के संघर्ष के कारण के संबंध में इतिहासकारों के 2 मत हैं, यानी कोई भी एक मत से इस बात को विश्वास नहीं करता, अतः उन दोनों के मध्य 2 मत हैं। कुछ इतिहासकार का कहना है कि कंपनी ने भारत में अपनी साम्राज्य नीति का विस्तार करने के कारण टीपू से संघर्ष किया, यानी कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि टीपू पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि अंग्रेज भारत में अपनी साम्राज्य की शक्ति को विस्तार करना चाहते थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। संघर्ष किया। इस कथन के समर्थन में उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि मंगलोर की संधि कंपनी के लिए अपमानजनक थी, अतः कंपनी टीपू से बदला लेना चाहती थी। किंतु कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यद्यपि कॉर्नवालिस भारत में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहा था, किंतु टीपू ने स्वयं ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे विवश होकर कॉर्नवालिस को टीपू पर संघर्ष या आक्रमण करना पड़ा। टीपू ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उसने हैदराबाद पर आक्रमण कर गंटूर पर अधिकार कर लिया। निजाम ने कॉर्नवालिस से टीपू के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना की, यानी निजाम का जो हैदराबाद था उस पर आगे बढ़कर गंटूर जो स्टेट था वहां पर अधिकार कर लिया। निजाम ने अंग्रेजों से सहायता की याचना की और अंग्रेज तो किसी न किसी बहाने तैयार बैठे थे कि कॉर्नवालिस के हम टीपू पर आक्रमण करें। किंतु पिट्स इंडिया एक्ट के कारण वह प्रत्यक्ष रूप से निजाम को सहायता नहीं दे सका। राजा कॉर्नवालिस ने इसके लिए एक मार्ग ढूंढ निकाला। उसने 7 जुलाई 1789 को निजाम से कहा कि कंपनी उसे सैनिक सहायता देने को तैयार है, किंतु निजाम का यह आश्वासन देना होगा कि वह सेना का प्रयोग कंपनी के मित्रों के विरुद्ध नहीं करेगा। यानी
बात वही थी घुमा फिरा के कि हम आपको मदद करेंगे पर आप कंपनी के मित्रों के विरुद्ध ये कार्रवाई नहीं करेंगे। परंतु कार्रवाई तो टीपू सुल्तान पर करनी ही थी। कार्नवालिस ने निजाम की कंपनी के मित्रों की सूची दी जिसमें जानबूझकर टीपू का नाम नहीं दिया, यानी कार्नवालिस ने जानबूझकर टीपू का नाम नहीं डाला। अतः अप्रत्यक्ष रूप से कार्नवालिस टीपू के विरुद्ध निजाम को सैनिक सहायता देने को तैयार हो गया। यह बात दूसरी है कि कार्नवालिस को उस समय टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता नहीं देनी पड़ी, किंतु कार्नवालिस की यह कार्रवाई पिट्स इंडिया एक्ट की भावना और भाषा का स्पष्ट उल्लंघन था। टीपू द्वारा ट्रांक ओवर पर अधिकार। 1773 में हैदर अली ने कालीकट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिससे कालीकट और ट्रांक ओवर के बीच की स्थित कोचीन पर उसका आधिपत्य बढ़ गया। कोचीन के क्षेत्र में एक 40 मील लंबी ट्रांक ओवर लाइन्स थी, यानी लाइन्स आने जाने का मार्ग था, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। ट्रांक ओवर लाइन्स तक पहुंचने का 2 मार्ग थे, यानी ट्रांक ओवर तक पहुंचने के 2 ही मार्ग थे। पहला कांगनूर और आईकोट से नियंत्रण था। ये दोनों दुर्ग डचों के नियंत्रण में थे। ट्रांक ओवर के शासक ने इन दोनों दुर्गों को डचों से खरीद लिया, क्योंकि टीपू स्वयं इन दुर्गों को खरीदना चाहता था। अतः क्रुद्ध होकर टीपू ने 29 दिसंबर 1789 को ट्रांक ओवर पर आक्रमण कर दिया, जो कंपनी का मित्र था। यानी ट्रांक ओवर जो कंपनी का मित्र था उस पर टीपू ने आक्रमण कर दिया, जो कंपनी का मित्र था। यही कार्नवालिस के युद्ध के लिए युद्ध का बहाना था, यानी कार्नवालिस को युद्ध का बहाना मिल गया। यद्यपि कार्नवालिस ने 5 दिसंबर 1789 को डुंडास को लिखा कि ट्रांक ओवर के राजा को बिना ब्रिटिश सरकार की सहमति के इन दुर्गों को खरीदना अनुचित था। यानी ट्रांक ओवर के राजा के विरुद्ध टीपू सुल्तान ने यह कहा कि ये दोनों जो दुर्ग उसने खरीदे हैं, कांगनूर और आईकोट, ये दोनों कंपनी की परमिशन के बगैर खरीदे गए, जो अनुचित है। फिर भी कार्नवालिस ने टीपू की कार्रवाई को युद्ध का कारण मान लिया। टीपू ने इस लड़ाई को केवल सीमावर्ती झड़प बताया, किंतु कार्नवालिस ने टीपू का कथन को स्वीकार नहीं किया और कार्नवालिस ने युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व मराठा व निजाम से संधि करने का निर्णय लिया। 1 जून 1790 को निजाम के साथ 4 जुलाई 1790 को मराठों के साथ टीपू के विरुद्ध संधियां कर ली, जिसके अनुसार दोनों ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। अंग्रेजों ने युद्ध की उपलब्धियों को 3 भागों में बांटने का आश्वासन दिया, यानी युद्ध में जो भी प्राप्त होगा उनको 3 भागों में बांटा जाएगा, यानी जो विजय प्राप्त करेंगे उससे जो हमें मुनाफा होगा वो तीनों में बांटेंगे, निजाम, मराठा, अंग्रेज। इस प्रकार कार्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध त्रिकूट का निर्माण कर लिया। कार्नवालिस ने मद्रास के गवर्नर हॉलैंड को बिना बताए टीपू के विरुद्ध ये संधियां की थी, यानी वो उसने हॉलैंड को भी नहीं बताया और डायरेक्ट ही उनसे निजाम से और मराठों से संधियां कर ली। अतः हॉलैंड को जब इस बात का पता चला तो उसने कार्नवालिस को लिखा कि जो कुछ भी टीपू चाहता है उसे लिखकर भेज दे, टीपू उसे स्वीकार कर लेगा। यानी कार्नवालिस को लिखकर भेजा कि टीपू ने जो चाहता है वो बता दे मुझे, मैं स्वीकार कर लूंगा। हॉलैंड के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर कार्नवालिस ने हॉलैंड को पदच्युत कर बंगाल बुला लिया। यानी हॉलैंड ने यह बात कही तो हॉलैंड से नाराज हो गया कार्नवालिस को बुला लिया गया, डुंडास को बुला लिया गया हॉलैंड को। हॉलैंड के इस व्यवहार से वह क्रुद्ध हो गया। कार्नवालिस हॉलैंड को पदच्युत कर बंगाल बुला लिया तथा उसके स्थान पर मिडोस नामक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त कर दिया, जो कार्नवालिस की योजना को कार्यान्वित कर सकता था। उस समय के पत्रों से पता चलता है कि टीपू उस समय युद्ध करना नहीं चाहता था, किंतु कार्नवालिस टीपू की शक्ति को समाप्त करना चाहता था, इसलिए मिडोस ने टीपू को किसी बात को मानने से इनकार कर दिया। 1790 को में ट्रांक ओवर पर आक्रमण का बहाना लेकर कार्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, यानी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसने युद्ध की घोषणा करवा ही दी। युद्ध का प्रारंभ। टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते समय कार्नवालिस की आशा थी कि युद्ध अधिक समय तक नहीं चलेगा, अतः उसने जनरल केली, कर्नल मिडोस, यानी जनरल केली और मिडोस को भेजा और खुद भी इस युद्ध में लड़ा था कार्नवालिस। और कार्नवालिस वही है जिसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय का मुंह देखा था। केली और मिडोस को नेतृत्व में सेना भेज दी।
जब जनरल केली बारामहल की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसकी मृत्यु हो गई। यानी केली की तो आते ही उसकी मृत्यु हो गई। अतः कर्नल मैक्सवेल को नियुक्त की गई। कर्नल मैक्सवेल मिडोज को टीपू के विरुद्ध कई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस संबंध में स्वयं कार्नवालिस 12 नवंबर 1790 को डुंडास को लिखा कि युद्ध की शीघ्र और सफल समाप्ति की मधुर आशा अब कुछ धुंधली हो गई है। हम युद्ध खो चुके हैं और हमारे शत्रुओं की ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। वस्तुतः कार्नवालिस टीपू को अपनी आशा से अधिक शक्तिशाली पाया। इसलिए 1991 के आरंभ में उसने मद्रास पहुंचकर टीपू के विरुद्ध सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। कार्नवालिस 21 मार्च 1791 को मंगलोर की अधिकार कर लिया। पश्चात कार्नवालिस मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा। यानी ये मिडोस है और एक और मैक्सवेल है, इन दोनों ने कोई सफलता प्राप्त नहीं की। अरे उसको लिखा हॉलैंड को कि हमें जो युद्ध की आशा हमें थी वह हमें प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्नवालिस ने स्वयं आकर युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली और श्रीरंगपट्टम तक अधिकार कर लिया। रास्ते में निजाम की 10,000 सेना कार्नवालिस की सेना से मिल गई। 13 मई 1791 को श्रीरंगपट्टम के पास पहुंच गया। इतिहासकार बी.डी. बसु का कहना है कि इस समय तक भी टीपू कंपनी से मित्रता करना चाहता था। यानी जब तक टीपू मित्रता ही करना चाहता था, वह युद्ध नहीं करना चाहता था। टीपू ने कार्नवालिस के पास बातचीत के लिए अपना दूत भी भेजा, किंतु कार्नवालिस ने टीपू के दूत से भेंट नहीं की। कार्नवालिस के श्रीरंगपट्टम के निकट पहुंचने पर टीपू ने अत्यंत कुशल सैन्य संचालन का परिचय दिया। फलस्वरूप कार्नवालिस को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इधर वर्षा का दौर प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी सेना में बीमारी फैल गई तथा खाद्य सामग्री की कमी होने के कारण कार्नवालिस विवश हो गया। 26 मई 1791 को लौटकर बंगलोर आना पड़ा। कार्नवालिस की इस असफलता के कारण में इंग्लैंड की उसकी नीति की कड़ी आलोचना हुई तथा मराठों में निजाम के साथ की गई संधिया को पिट्स इंडिया एक्ट के विपरीत बताया गया। इसी बीच मराठों भी अंग्रेजों की तरफ से युद्ध सम्मिलित हो गए। 1791 में उन्हें दरबार पर अधिकार कर लिया। मंगलोर लौट जाने के बाद कार्नवालिस पुनः बारामहल की ओर बढ़ा। 19 अक्टूबर 1791 को नंदी दुर्ग पर अधिकार कर श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा। 5 फरवरी 1992 को कार्नवालिस रंगपट्टम से 6 मील दूर रह गया। यहाँ पर उसने श्रीरंगपट्टम का घेरा डाला। इस बार टीपू ने अत्यंत कुशल सैन्य संचालन का परिचय दिया, किंतु अंग्रेज का अत्यधिक दबाव देखकर टीपू ने कार्नवालिस के पास अपना दूत भेजा और संधि की बातचीत की। 23 मार्च 1792 को दोनों पक्षों के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि हो गई। यानी इसके बाद अब श्रीरंगपट्टम की संधि हो गई। की संधि हो गई अंग्रेजों और टीपू के मध्य। इस संधि की शर्तें थी, टीपू ने मैसूर राज्य का आधा भूभाग अंग्रेजों को समर्पित कर दिया, यानी आधा भाग अंग्रेजों को दे दिया। मालाबार, कुर्ग, बारामहल अंग्रेजों को प्राप्त हुए। कृष्ण नदी के आसपास का क्षेत्र निजाम को, कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ। टीपू ने हैदर के समय से पकड़े गए युद्ध बंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। टीपू ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पाउंड कंपनी को देना स्वीकार किया। टीपू ने अपने 2 पुत्रों मोइजुद्दीन व अब्दुल खलीक को अंग्रेजों के पास अमानत के रूप में रखना स्वीकार किया। यानी इस युद्ध में टीपू की हार हुई। श्रीरंगपट्टम की संधि की इंग्लैंड में कटु आलोचना की गई। आलोचकों का कहना था कि कार्नवालिस ने टीपू की शक्ति को पूर्णतः न कुचलकर भयंकर भूल की, जिसके परिणाम आगे वेलेस्ली को पुनः टीपू से युद्ध करना पड़ा। किंतु कार्नवालिस ने अपने इस कार्य को औचित्य सिद्ध करने के लिए अकाट्य तर्क दिए और आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। और उसने ये कहा था कि अगर मैं मैसूर को समाप्त कर देता तो दक्षिण में शक्ति संतुलन बिगड़ जाता। निजाम और मराठे ही 2 बसते और वो ये समझ जाते कि अंग्रेज एक एक करके हमें भी परास्त कर देंगे। अतः उसने अपने अकाट्य तर्कों द्वारा इस बात को सिद्ध किया। युद्ध का महत्व। इस युद्ध के बाद मैसूर राज्य की आर्थिक संपन्नता, सुरक्षात्मक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। सामरिक महत्व के क्षेत्र हाथ से निकल जाने से मैसूर की प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई। 30 लाख पाउंड की क्षतिपूर्ति और तथा आधा राज्य दे देने से मैसूर की आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अब टीपू के लिए विशाल सेना का खर्चा वहन करना संभव न था। अतः मैसूर की अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता अब असंभव हो गई। प्रसिद्ध विद्वान हंटर ने इसके युद्ध के 2
कारणों को महत्वपूर्ण बताया। प्रथम तो यह इतिहास में पहली बार स्वयं गवर्नर जनरल ने युद्ध में सेना का नेतृत्व किया, यानी ये पहला युद्ध था कि गवर्नर जनरल ने आगे बढ़कर इस युद्ध का नेतृत्व किया। दूसरा यह है कि दक्षिण की दो शक्तियों ने दक्षिण की तीसरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए सहयोग दिया। यानी कितनी मूर्खता वाली बातें थी कि दक्षिण की एक शक्ति का समापन करने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का सपोर्ट किया, और उनको ये पता नहीं था कि अगर ये समाप्त हो गया तो अगला नंबर हमारा है। किंतु इतनी सी बात उनके समझ में नहीं आई, और आगे जब मैसूर का राज्य हटा तो मराठे और निजामों के साम्राज्य की बारी आई, और उन पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ये भारतीय इतिहास की विडंबनाएं हैं। क्या एक राजा को परास्त करने के लिए अपने ही देश के राजा शत्रुओं से मिल गए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हो गई, फिर भी टीपू के मैसूर से अंग्रेजों को प्रॉब्लम थी, अतः उन्होंने चौथा युद्ध भी लड़ा। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब संधि नहीं होगी, अब सीधा समापन होगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद टीपू शांत नहीं हुआ। उसने राजधानी को सुदृढ़ किलेबंदी की, अपनी राजधानी की सुदृढ़ किलेबंदी की और नए दुर्गों का निर्माण करवाया, नए सैनिकों की भर्ती की तथा अपनी सेना को सुनिश्चित व अनुशासित करने के लिए पुनर्गठन किया, विद्रोही सरदारों को दंडित किया, संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए अपने पुत्रों को अंग्रेजों के बंधन से मुक्त कराने के लिए प्रजा से बलपूर्वक धन वसूला। यानी 30 लाख पाउंड देने थे तो प्रजा से बलपूर्वक धन वसूला। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद 1793 में सर जॉन शोर को गवर्नर जनरल बनाया गया। सर जॉन शोर ने तटस्थ तथा हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। सर जॉन शोर ने के पश्चात 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली, सबसे खतरनाक आदमी अंग्रेजों का, वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वेलेस्ली के आने के समय टीपू श्रीरंगपट्टम की संधि का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। यानी टीपू भी चुपचाप बैठने वाला नहीं था, वह बदला लेने की तैयारी कर रहा था। निजाम भी अंग्रेजों से असंतुष्ट था, क्योंकि सर जॉन शोर ने उसे मराठों के विरुद्ध सहायता नहीं दी थी, जिसके कारण उसे खरदा के युद्ध में पराजित होना पड़ा। मराठे भी दक्षिण में कंपनी की प्रभुसत्ता नहीं चाहते थे। इन परिस्थितियों में वेलेस्ली के लिए साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करना अनिवार्य हो गया। इस नीति के अंतर्गत वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा प्रारंभ की। इस प्रथा वह भारत में फ्रांसीसियों को प्रभाव को समाप्त करना चाहता था। वेलेस्ली ने मद्रास सरकार को टीपू से विरुद्ध सचेत रहने तथा युद्ध के लिए तैयार रहने का भी आदेश दिया। किंतु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसे कारण कौन से थे जिससे विवश होकर वेलेस्ली ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना पड़ा या आदेश देने पड़े। वेलेस्ली टीपू के मध्य संघर्ष के निम्न कारण हैं। श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी शक्ति में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया। यानी इन दोनों के मध्य जो चौथा का युद्ध हुआ था उसके कारण के अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू ने वापस सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। टीपू यह जानता है कि जब तक वह अपने साधनों में संपन्नता प्राप्त नहीं कर लेता वह अंग्रेजों के विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। यानी वह जानता है कि जब तक मैं मजबूत नहीं होऊंगा अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता नहीं प्राप्त होगी। किंतु अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि टीपू उनके विरुद्ध युद्ध के साधन जुटाए। पहला कारण यह रहा कि अंग्रेज भी तो नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की सामग्री या साधन जुटाए। उधर टीपू चाहता था कि मैं जब तक साधन नहीं जुटाऊंगा जब तक अंग्रेजों से युद्ध नहीं कर सकता। दोनों के मध्य विरोधाभास हो गया। टीपू ने मैसूर की सीमाओं को सुरक्षित करना प्रारंभ किया। उसने राज्य में अनेक सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध कर सके। वह अपने इन दुर्गों में अपनी सेना को जमाव कर युद्ध की तैयारी करने में लगा था। टीपू की इस कार्यवाही को अंग्रेज सहन करने को तैयार नहीं थे। यानी टीपू ने बहुत से किले बनवाए सीमाओं पर, जो अंग्रेजों के लिए अच्छी बात नहीं थी। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी सहायता प्राप्त करने का फिर प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। उसने अफगानिस्तान के शासक जमान शाह से पत्र व्यवहार किया। अपने राजदूत अफगानिस्तान, कुस्तुतुनिया, फ्रांस भेजे। वेलेस्ली जिस जहाज से भारत आया था उसी जहाज में टीपू का राजदूत भी फ्रांस की सहायता की बातचीत करके लौटा था। अतः विदेश की सहायता शक्तियों की साठगांठ वेलेस्ली के लिए असहनीय थी। यानी वह टीपू का जो राजदूत था फ्रांस से मिलकर वापस लौट रहा था, उसी जहाज में वेलेस्ली था, और वेलेस्ली को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी भारतीय शक्ति
फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करे या अन्य विदेशी ताकतों से सहयोग प्राप्त करे। वेलेस्ली का उद्देश्य भारत में फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। इस समय दक्षिण भारत की प्रमुख 3 शक्तियों ने अपनी अपनी सेनाओं को यूरोपियन प्रणाली से प्रशिक्षित करने के लिए अपनी अपनी सेनाओं में फ्रांसीसियों सैनिकों की नियुक्ति दी। टीपू ने भी पेरिन नामक फ्रेंच अधिकारी को अपनी सेना में नियुक्त किया था, यानी अंग्रेजी स्टाइल से या फ्रांसीसी स्टाइल से सेना को तैयार करना था। इसके लिए फ्रांसीसी सैनिकों की नियुक्ति अपनी सेना में कर दी, जिससे वह आधुनिक सेना बन सके। यूरोप में नेपोलियन की शक्ति बढ़ गई थी। वह यूरोप की विजय करने के पश्चात एशिया की ओर बढ़ रहा था तथा मिस्र तक आ पहुंचा था। वेलेस्ली जानता है कि यदि इस समय टीपू की शक्ति समाप्त नहीं की गई तो टीपू नेपोलियन से संबंध स्थापित करेगा, यानी टीपू नेपोलियन से भी संबंध स्थापित करने की बात करेगा, जो फ्रांस का प्रधान ब्रिगेडियर है, सेना नायक है, और वह मिस्र तक आ पहुंचा, जिससे भारत में अंग्रेजों का अस्तित्व खतरा उत्पन्न हो सकता है। टीपू ने अपने राज्य में 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सार्वजनिक सम्मान किया। अच्छा, वेलेस्ली ने अपने 12 अगस्त 1789 के आलेख डॉक्यूमेंट में कहा कि टीपू के राज्य में फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान एक स्पष्ट, असंदिग्ध और निश्चित युद्ध की घोषणा के समान है, यानी अंग्रेजों के विरोधियों का सम्मान करना अंग्रेजों के लिए स्पष्ट युद्ध की घोषणा के समान है। यद्यपि वेलेस्ली टीपू द्वारा फ्रांसीसी सैनिकों का सम्मान युद्ध का कारण मानता था, किंतु वह उस समय टीपू पर आक्रमण करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस सैनिक तैयारी पूरी नहीं की। अतः कार्नवालिस की भांति उसने मराठा और निजाम को लेकर टीपू के विरुद्ध त्रिगुट बनाने का निर्णय लिया। निजाम तो 1798 में अंग्रेजों का सहायक संधि कर चुका था, यानी निजाम तो पहले उनकी गोद में आकर गिर गया था सहायक संधि के द्वारा, किंतु मराठों के साथ अब भी कोई संधि नहीं हुई। अतः वेलेस्ली ने पेशवा के समक्ष प्रस्ताव रखा कि यदि मराठा टीपू के विरुद्ध सहायता देते हैं तो मैसूर राज्य का भूभाग मराठों को दिया जाएगा, यानी उनको राज्य का लालच दिया। पेशवा ने वेलेस्ली के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पश्चात वेलेस्ली ने संचालक समिति को इस बात की अनुमति मांगी कि फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए टीपू से युद्ध किया जाए। संचालक समिति ने टीपू से युद्ध करने की अनुमति वेलेस्ली को प्रदान कर दी। संचालक समिति की अनुमति प्राप्त होने के बाद 8 नवंबर 1798 को वेलेस्ली ने टीपू को एक पत्र लिखा, यानी टीपू सुल्तान को एक पत्र लिखा, जिसमें टीपू पर श्रीरंगपट्टम की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वेलेस्ली भी लिखा कि उसके मेजर डॉल्टन को टीपू से बातचीत करने हेतु भेजना चाहता है, ताकि दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न गलतफहमी को दूर किया जा सके। टीपू ने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। अतः वेलेस्ली ने टीपू को दूसरा पत्र लिखा। टीपू ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया, यानी 2 बार उन्होंने लेटर लिखे, दोनों का ही आंसर नहीं दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करता रहा, यानी टीपू युद्ध की तैयारी करता रहा। अतः वेलेस्ली ने टीपू के विरुद्ध फरवरी 1799 को युद्ध की घोषणा कर दी। 1799 में युद्ध का प्रारंभ। युद्ध की घोषणा के साथ ही वेलेस्ली ने जनरल हैरिस के नेतृत्व में एक सेना भेजी। हैरिस के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें निजाम की सेना भी सम्मिलित थी। 11 फरवरी 1799 को टीपू के विरुद्ध भेज दी और उसका भाई आर्थर वेलेस्ली भी हैरिस का सहायक बना। आर्थर वेलेस्ली भी सहायक बना। बंबई की एक सेना स्टुअर्ट के नेतृत्व में मैसूर की ओर रवाना हुई। कंपनी की मल्लावल्ली नामक स्थान पर पराजित किया। सेना टीपू को 5 मार्च 1799 को सिद्धेश्वरी नामक स्थान तथा मल्लावल्ली नामक स्थान पर पराजित किया। पश्चात 7 अप्रैल 1799 को कंपनी की सेना, जिसमें टीपू की स्थिति और अधिक खराब हो गई, हैरिस भी उसकी सेना में मिल गया, जिससे टीपू की स्थिति और अधिक खराब हो गई। अतः टीपू ने जनरल हैरिस के पास संधि प्रस्ताव भेजा, किंतु इस पर हैरिस ने संधि की 3 मुख्य शर्तें टीपू के पास भिजवा दी, जो ये थी: टीपू अपना आधा क्षेत्र समर्पित करेगा, यानी आधा राज्य अब जो भी बचा है वह अंग्रेजों को देगा। टीपू 6 माह के भीतर 20 लाख पाउंड अंग्रेजों को देगा। तीसरा, अपने 2 बड़े पुत्र और 4 वरिष्ठ अधिकारियों को जमानत के रूप में अंग्रेजों के पास रखेगा। टीपू इस बार पुनः श्रीरंगपट्टम की संधि की पुनरावृत्ति नहीं चाहता था, यानी यही संधियां
पहले की गई थी, किंतु अब वह उनकी पुनरावृत्ति नहीं चाहता था। अतः टीपू ने इन अपमानजनक शर्तों का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अंग्रेजों ने पुनः आक्रमण करने के लिए किले की दीवार तोड़ दी और कुछ यूरोपियन सैनिक किले के दरवाजों में घुस गए। इसमें से एक सैनिक ने टीपू को अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित मयान को छीनने का प्रयास किया। इस समय तक टीपू अनेक गांवों से शत विषक्त हो चुका था, फिर भी उसने सैनिक का वार कर उसे घायल कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर सिपाही ने अपनी बंदूक की एक गोली चलाई जो टीपू के सिर में लग गई, यानी सीधी गोली मार दी जो उसके सिर में लगी। 5 मई 1799 को टीपू मारा गया। मरते ही टीपू के मरते ही श्रीरंगपट्टम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। अंग्रेजों ने टीपू के राजमहल व समस्त नगर को लूटा तथा विभिन्न स्थानों पर आग लगा दी। यह लूट और आगजनी 5 मई को प्रातः प्रारंभ हुई और 6 मई को नगर मकान जलते दिखे गए। इस युद्ध में टीपू का पुस्तकालय भी था, जिसमें 2000 से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ थे, नष्ट कर दिए गए। टीपू की राजधानी के पतन से प्रत्येक अंग्रेज को लाभ हुआ। आर्थर वेलेजली को 1200 पाउंड के जवाहरात, 7000 पाउंड रोकड़ प्राप्त हुए। जनरल हैरिस तथा अन्य अधिकारियों ने खूब लूटमार की। बाद में इसकी निंदा की गई। इस लूटमार में से संचालक समिति ने वेलेजली को 1 लाख पाउंड स्वीकृत किए, किंतु वेलेजली ने इसे लेने से इनकार कर दिया। अतः संचालक समिति ने निर्णय लिया कि वेलेजली के 20 वर्षों तक 5000 पाउंड प्रति वर्ष दिए जाते रहेंगे। मैसूर की राजनीतिक निर्णय, यानी मैसूर का राजनीतिक निर्णय इस प्रकार समाप्त हुआ, जो आप पढ़ेंगे। यद्यपि संपूर्ण मैसूर राज्य पर कंपनी का अधिकार हो गया, किंतु वेलेजली इसे अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाना चाहता था, क्योंकि ऐसा करता तो निजाम और मराठों में बांटना पड़ता, जिसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकते थे। टीपू के पुत्रों को मैसूर की गद्दी पर बैठाना कूटनीतिक दृष्टि से उचित नहीं था, यानी उसके पुत्रों को भी गद्दी पर नहीं बैठाना चाहता था। अच्छा, वेलेजली ने श्रीरंगपट्टम, कनारा, कोयम्बटूर, धारापुरम के प्रदेश कंपनी के अधिकार में कर लिया। गुंटी, गोरमुंडा, चित्तलदुर्ग को निजाम को दिए। मराठों को भी उत्तर पश्चिम के कुछ प्रदेश देने का प्रस्ताव था, किंतु पेशवा ने इन प्रदेशों को लेने से इनकार कर दिया। मैसूर के प्राचीन हिंदू राजवंश, जिसने हैदर अली ने मैसूर राज्य हस्तगत किया था, के ही राजा चमराज के 2 वर्षीय पुत्र कृष्णराज वाडियार को मैसूर राज्य तृतीय को दे दिया। वेलेजली ने इस साथ सहायक संधि प्रथा भी कर ली, यानी कृष्णराज वाडियार तृतीय को वह वहाँ का राजा बना दिया, जिससे हैदर अली, उनके वंशजों से हैदर अली ने यह राज्य लिया था और उनसे सहायक संधि प्रथा भी कर ली, जिसके अनुसार कृष्ण राजा ने कंपनी को 22 लाख रुपए वार्षिक खिराज देने का निश्चय किया। मैसूर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्त किया गया। टीपू के दोनों पुत्रों को बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। वेलेजली की मैसूर नीति से कंपनी को महत्वपूर्ण लाभ हुआ। मैसूर अब बहुत ही छोटा राज्य रह गया। अंग्रेजों के कट्टर शत्रु का अंत हो गया। अब मैसूर के प्रशासन पर कंपनी का प्रभाव हो गया। कुछ समय बाद निजाम ने मैसूर राज्य का अपना भाग भी अंग्रेजों को दे दिया, जिससे मैसूर ब्रिटिश राज्य से गिर गया। टीपू के पतन के बाद इंग्लैंड में भारत में बड़ा महत्व दिया गया है। टीपू के पतन को इंग्लैंड में भारत में बड़ा महत्व दिया गया है। दोनों देशों के ईसाई गिरजाघरों में गए और वहां अंग्रेज राज्यों के सबसे बड़े शत्रु को नष्ट होने के उपलक्ष्य में ईश्वर को धन्यवाद दिया। इंग्लैंड के इस विजय को इतना महत्वपूर्ण समझा कि वेलेजली को मार्कफिस की उपाधि प्रदान की। अंग्रेजों की मैसूर की जो नीति थी उसका मूल्यांकन। अनेक इतिहासकारों ने अंग्रेजों की मैसूर नीति की आलोचना की है। टीपू की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए कॉर्नवालिस ने ट्रावनकोर पर टीपू का आक्रमण का बहाना बनाया तथा टीपू पर आक्रमण कर दिया, किंतु श्रीरंगपट्टम की संधि में ट्रावनकोर का नाम तक सम्मिलित नहीं किया गया। वेलेजली ने भी टीपू के युद्ध करने का निर्णय लिया, जिसके कोई कारण विद्यमान नहीं था। भारत में अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से भय था, लेकिन उनका यह भय केवल मानसिक था, वास्तव में नहीं। फिर भी भारतीय नरेशों ने अपनी सेनाओं में फ्रांसीसियों को रखा, लेकिन जिस प्रकार टीपू को दंड दिया गया वैसा किसी को नहीं दिया गया। मैसूर के प्रति अपनी नीति का औचित्य सिद्ध करते हुए वेलेजली ने कहा था कि वह तो केवल अपने सिद्धांतों के लिए लड़ रहा था, न कि टीपू की बढ़ती हुई शक्ति के कारण। वेलेजली ने भी यही कहा, टीपू पर्याप्त सहनशीलता प्रदर्शित की और यही कारण था कि उसके तीसरे युद्ध में गद्दीच्युत नहीं किया। टीपू ने निरंतर अंग्रेजों के प्रति विरोधी भाव प्रकट किया और उसका यह व्यवहार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जिसे सहन करना नहीं किया जा सकता था। वेलेजली के कथन के कोई सत्यता नहीं है। वस्तुतः फ्रांसीसियों
के प्रति अंग्रेजों का भय सर्वथा काल्पनिक था। मैसूर के पतन का एकमात्र कारण मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति जो अंग्रेजों के लिए असहनीय थी। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं टीपू का मूल्यांकन। वस्तुतः टीपू सुल्तान कला का प्रेमी था। अंग्रेजों के प्रति घृणा उसे विरासत में मिली थी। यह सत्य है कि वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में के लिए उसने शक्ति भी थी। हैदर और टीपू की नीतियां यही अंतर था कि हैदर ऐसी किसी भी शक्ति से मैत्री को तैयार था जो उसे सैनिक सामग्री उपलब्ध कराने में सहायक हो, किंतु टीपू को तो अंग्रेजों व मराठा विरोधी भावनाएं विरासत में मिली थी। उसने यद्यपि टीपू से उच्च कोटि की प्रतिभा थी, किंतु वह अपने पिता के समान कूटनीतिक राजनीतिक दांवपेच पर मर्मज्ञ नहीं था। इसलिए वह अपने विरुद्ध संगठित शत्रुओं को संग तोड़ने में असमर्थ रहा। वह दम्भी था, इसलिए अपने सेनानायकों के परामर्श की अवहेलना कर दिया करता था। उसने फ्रांसीसियों को बहुत अधिक भरोसा किया और अंग्रेजों के विरुद्ध अपने पड़ोसी राजाओं से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यानी इसने फ्रांसीसियों से, अफगानिस्तान से, तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उनसे सहायता प्राप्त करने की लिए कदम नहीं उठाया। बल्कि ये होता है कि पड़ोसियों से पहले सहायता ली जाती है, जिससे क्या है कि मजबूरी में वो पहले आए भागकर। फिर भी उसने अपने पिता के समान ही कुशल शासक था। उसके राज्य में किसान बड़े सुखी थे, कृषि बड़ी उन्नत अवस्था में थी। उसके काल में व्यापार वाणिज्य भी बहुत बड़ा चढ़ा था। वह एक सुधारवादी शासक था जिसने शासन के प्रत्येक भाग को सुधार किए। टीपू पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने लोगों को धर्म को नहीं मानते थे, उसके प्रति वह निर्दयी था। बोरिंग ने लिखा है 1784 में उसने कनारा एवं मालाबार में अपने क्षेत्र पुनः प्राप्त किए। तब उसने इस्लाम के प्रति अत्यधिक उत्साह प्रदर्शित करते हुए तटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 30,000 ईसाइयों को निकाल दिया। बोरिंग ने यह भी लिखा है कि उसने अपने हरम के लिए ईसाइयों से उनकी पुत्रियों की मांग की। यह मांग उन ईसाइयों ने अपनी पुत्रियों के समर्पण से इनकार कर दिया तो टीपू ने ईसाइयों के नाक, कान, ऊपर वाले होठ कटवा दिए और उन्हें गधों पर बिठाकर पूंछ की ओर मुंह कर शहर की ओर घुमाया। बोरिंग के दृष्टांत में कुछ सत्यता हो सकती है, किंतु यह कहना है कि टीपू गैर मुसलमानों के प्रति अमानवीय हो गया सत्य नहीं है। स्वयं बोरिंग ने लिखा है कि टीपू की मृत्यु से पहले जब उसे अपना पतन निश्चित दिखाई देने लगा तो उसने ब्राह्मणों को मंत्र उच्चारित करने व प्रार्थना की। इससे स्पष्ट हो गया कि वह रूढ़िवादी इस्लाम में सहनशीलता को भी स्थान प्राप्त था। वास्तव में टीपू की सेवा पूर्णिया व कृष्णराव जैसे हिंदू भी थे जिन्होंने टीपू के शासनकाल में अनेक उत्तरदायी पदों पर ग्रहण किया था। यदि हम अंग्रेजों के इस कथन को सत्य मान लें कि वह ईसाइयों के प्रति निर्दयी था, तो उसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता का संबंध कैसे स्थापित किया? यानी ईसाई तो वो भी थे, उनसे तो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रखे थे। ये कैसे मान लें कि टीपू गैर मुसलमानों के प्रति नहीं बल्कि अपने शत्रुओं के प्रति निर्दयी था? सत्य यह है कि किसी भी भारतीय नरेश का कुशल एवं शक्तिशाली होना ही अंग्रेजों की ईर्ष्या का कारण था। यही टीपू के साथ हुआ। यद्यपि टीपू अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी वह उच्च कोटि का देशभक्त था। यदि हम कम महत्वाकांक्षी होता तो उसने निजाम की भांति ब्रिटिश संरक्षणता, अपनी संपन्नता और पद का उपयोग कर सकता था, किंतु विदेशी सत्ता के संरक्षण में विश्वास नहीं करता था। इसलिए अपनी मातृभूमि के लिए उसने असाधारण सैनिक की भांति लड़ता हुआ मरना उचित समझा, न कि विदेशी सत्ता के समक्ष घुटने टेक कर अपनी स्वाधीनता का बलिदान करना। इतिहासकार P.I. रॉबर्ट्स ने टीपू को अपने समस्त विरोधियों में अधिक महान बताया, जिसने तूफान युक्त समुद्र को चीरकर अपना मार्ग बना लिया था। इस प्रकार हमने इस लेसन में देखा कि किस प्रकार टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया, किंतु अंत में लोहा लेते लेते या लड़ते लड़ते वह युद्ध में मारा गया। अंग्रेज भी इसके विरुद्ध जब सफल हुए तो वह इंग्लैंड के गिरजाघरों में गए और उस बात को सेलिब्रेट किया और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हमारे एक बहुत बड़े शत्रु का अंत हो गया। इससे पता लगा सकते हैं कि टीपू सुल्तान कितना प्रतिभाशाली उच्च कोटि का सेनानायक था और उसने युद्ध में लड़ते लड़ते ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। टीपू सुल्तान ने आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा 2 लड़े और चौथे युद्ध के बाद वह मारा गया। मरने के साथ ही हैदर अली ने जिस राजवंश से उससे सत्ता प्राप्त की थी, अंग्रेजों ने भी उसी राजवंश के शासक कृष्ण राजा को बना दिया। कृष्ण राजा रंग तृतीय को वहाँ का शासक बना दिया और उससे सहायक संधि प्रथा कर ली और अब ये जो मैसूर का राज्य था वो छोटा सा हो गया और वह भी अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गया। इस प्रकार दक्षिण की जो एक महत्वपूर्ण शक्ति थी उसका अंत हो गया। टीपू सुल्तान चाहता था तो सहायक संधि प्रथा करके अंग्रेजों की गोद में बैठ सकता था, किंतु वह अपने मातृभूमि के लिए मरना पसंद था, किंतु किसी की
इस प्रकार की संधि करके अपनी स्वाधीनता बेचना नहीं चाहता था। इससे स्पष्ट होता है कि वह महान अपनी भूमि के लिए देशभक्त था और उसने यही उनकी रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार हमने इन 2 अध्यायों में हैदर अली और टीपू सुल्तान का क्रमशः पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया है। आप लोग इन दोनों जो क्लासें हैं उनको पढ़ना या देखना, जिससे क्या है आपको पूरी की पूरी इसकी जो थ्योरी है वो समझ में आ जाए। और स्टार्टिंग में जो मैंने मैप बनाया था वो इम्पोर्टेंट है। आप जब एग्ज़ाम में उसे सोल्व करेंगे तो मैप जरूर बनाना, जिससे क्या है मैपिंग के द्वारा आपके नंबर अच्छे आए। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, भारत माता की।